आज हमारा जो वीडियो होगा, हम लोग अभी तक जो अध्ययन कर रहे थे हिस्ट्री इतिहास का वीडियो चल रहा है जो कि प्राचीन इतिहास से है। तो इसमें हमारा जो क्रम है शिशुनाग वंश, कालाशोक और इसके शिशुनाग वंश में कितने शासक हुए, उसके बाद शिशुनाग के वंश के बाद में जो नंद वंश आता है, नंद वंश के बारे में थोड़ा अध्ययन करेंगे। आज तो ओवरऑल हमारा जो ये वीडियो होगा ये छोटा सा वीडियो होगा, लेकिन हम जो इससे पहले हमारा हर्यक वंश था उसका अध्ययन हम कर चुके हैं। और अगर जो आप इससे पहले का वीडियो का अध्ययन नहीं किए हैं तो इस वीडियो में उस वीडियो का हम लिंक डाल देंगे डिस्क्रिप्शन में, जिससे कि आपको वो वीडियो पहले से अध्ययन कर लेंगे तो ये समझ में अच्छे से आ जाएगा। अब हम चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और इसका अध्ययन करते हैं कि इसके बारे में, और उसके बारे में फिर हम अगले वीडियो में क्या अध्ययन करेंगे उसके बारे में भी बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले शिशुनाग वंश। सबसे पहले बात करें कि ये जो शिशुनाग है, ये शिशुनाग आखिर है कौन और कैसे ये शिशुनाग वंश की स्थापना किया, और ये शिशुनाग वंश का आखिर संस्थापक कौन था। तो ये शिशुनाग जो वंश है, ये शिशुनाग वंश इसलिए बोला गया इसको क्योंकि इसका जो संस्थापक था वो था शिशुनाग। शिशुनाग ने ही शिशुनाग वंश का स्थापना किया, मतलब तो इसीलिए उसको उसका संस्थापक था शिशुनाग वंश, इसीलिए उसी के नाम से इसको शिशुनाग वंश कह दिया गया। ये शिशुनाग वंश असल में ये जो शिशुनाग था, ये शिशुनाग ही हर्यक वंश का सेनापति था। ये पहले, इससे पहले आप पढ़े हैं कि शिशुनाग वंश से पहले जो वंश है वो था हर्यक वंश, और ये हर्यक वंश जो है, इसी हर्यक वंश का सेनापति था शिशुनाग। अब ये शिशुनाग जो हर्यक वंश का अंतिम शासक था नागदशक। ये जो नागदशक था, इसी नागदशक को इसने इसके पद से हटा करके और उस पर समझिए कि एक शासन करना शुरू किया और वंश का जो शिशुनाग वंश है इसका स्थापना किया। तो हर्यक वंश का अंत यहीं पे नागदशक के बाद हो गया और शिशुनाग वंश का शुरुआत हो गया। अब शिशुनाग वंश की शुरुआत के बाद देखें कि इसके जो मुख्य शासक देखें तो शिशुनाग वंश में दो मुख्य शासक हुए, जो एक शिशुनाग स्वयं जो संस्थापक है, और उसके बाद इसका पुत्र कालाशोक। ये दो मेन मुख्य संस्थापक इसके हुए शिशुनाग वंश के। राज्य विस्तार की बात करें तो इसका जो राज्य विस्तार था वो बंगाल से लेके और ये मालवा तक ये फैला हुआ इसका राज्य विस्तार था शिशुनाग वंश का। राजधानी की बात करें तो राजधानी शिशुनाग ने वैशाली को राजधानी बनाया। उसके बाद ये आपका इतना वैशाली को राजधानी बनाया और इसने क्या किया, अवंती को मगध में मिलाया। जो अवंती है ये उज्जैन, आज उज्जैन जो है वर्तमान में नाम जो मध्य प्रदेश में पड़ता है, उज्जैन का ही ये पुराना नाम, प्राचीन नाम जो था ये अवंती था। तो अवंती को ये क्या किया, मगध में मिला लिया, ये राज्य विस्तार अपना किया ये शिशुनाग ने। शिशुनाग के बाद कालाशोक होता है। जब ये शासक बनता है, ये गद्दी संभालता है, तो सबसे पहला काम ये क्या करता है, राजधानी का परिवर्तन करता है। जो राजधानी इसने क्या किया, राजधानी इसने वैशाली को बनाया। तो शिशुनाग तुरंत इसको, जैसे ये गद्दी संभालता है तो शिशुनाग राजधानी बनाता है पाटलिपुत्र को। ये पाटलिपुत्र को राजधानी बनाता है। और जो ये यहाँ से प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछ लिए गए, और ये प्रश्न यहाँ से बन सकता है क्योंकि पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम जो राजधानी उदयन ने बनाया था। इसको सर्वप्रथम, अगर जो राजधानी की बात करें तो सर्वप्रथम राजधानी इसको उदयन था, ये आपका हर्यक वंश का एक शासक था उदयन, और उदयन ने ही राजधानी पाटलिपुत्र को मतलब कहें कि सबसे पहली बार राजधानी जो बनाया वो उदयन ने बनाया था, जो हर्यक वंश का शासक था। लेकिन दूसरी बार कालाशोक फिर उसी को उसके पिता ने बनाया, जो वैशाली को राजधानी, वैशाली को चेंज करके वो पाटलिपुत्र में भी पहुंचता है। और कालाशोक से एक प्रश्न यहां से बनता है कि द्वितीय जो बौद्ध सभा था इसका आयोजन कालाशोक ने कराया था। इससे ज्यादा कोई इससे प्रश्न यहां से नहीं बनते हैं। और जो नंदीवर्धन था, नंदीवर्धन शिशुनाग वंश का अंतिम शासक था, ये नंदीवर्धन। तो हमारा इस प्रकार से शिशुनाग वंश का आपका ये वीडियो था। शिशुनाग वंश का समझ में आपको आ गया। एक बार इसको हम दोबारा देखते हैं, उसके बाद फिर हम नंदवंश की स्टार्टिंग करते हैं। शिशुनाग वंश का संस्थापक शिशुनाग,
इसके जो मुख्य शासक थे वो शिशुनाग और कालाशोक। राज्य विस्तार की बात करें तो राज्य विस्तार बंगाल से लेकर मालवा तक फैला हुआ था। राजधानी शिशुनाग ने इसकी राजधानी को वैशाली को बनाया। और शिशुनाग जो था, शिशुनाग जब अपने पद से हटता है तो उसका पुत्र उसकी गद्दी को, राजगद्दी को संभालता है, तो वो राजधानी का परिवर्तन करता है, राजधानी को पाटलिपुत्र को बनाता है और द्वितीय बौद्ध सभा का आयोजन कराता है। नंदीवर्धन जो था, नंदीवर्धन शिशुनाग वंश का अंतिम शासक था। अब आप ये समझ रहे होंगे कि ये पढ़ रहे हैं मगध, जो मगध के उत्कर्ष के बारे में, जो मगध के शासक हैं उसी का हम अध्ययन कर रहे हैं। हर्यक वंश का हो चुका था और हमारा दूसरा शिशुनाग वंश का अध्ययन किया। तीसरे में हम अध्ययन करते हैं नंद वंश के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं नंद वंश। नंद वंश की जहां तक बात है तो नंद वंश के संस्थापक को देखें तो नंद वंश के संस्थापक महापद्म नंद, जो नंद वंश के संस्थापक थे महापद्म नंद। नंद वंश में तो कुल 10 शासक हुए, लेकिन नंद वंश में ज्यादातर प्रश्न पूछे जाते हैं जो कि घनानंद, और घनानंद के बाद फिर आ जाता है जो विदेशी आक्रमण, सिकंदर का आगमन, फिर मौर्य शासन काल आ जाता है, तो वहां से प्रश्न बनते हैं। लेकिन थोड़ा सा यह कि संस्थापक जो महापद्म नंद है इसके बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं कि महापद्म नंद के बारे में। महापद्म नंद ऐसा शासक था भारत का, कि पूरे भारत की बात करें, केवल मगध की नहीं बल्कि पूरे भारत की बात करें तो एक राट की उपाधि धारण करने वाला भारत का प्रथम शासक था महापद्म नंद। तो यहां से प्रश्न कई बार परीक्षाओं में बनने के चांसेस हो जाते हैं कि वहां जो ऐसा कौन सा भारत का प्रथम शासक का नाम बताएं जो एक राट की उपाधि धारण कर किया था। तो एक राट की उपाधि धारण करने वाला वो भारत का प्रथम शासक था, वो पद्म नंद, महापद्म नंद था। महापद्म नंद को पुराणों में परशुराम के दूसरे अवतार बताया गया कि महापद्म नंद परशुराम के दूसरे अवतार थे। ये महापद्म नंद कलिंग को जीता, कलिंग को जीतने के बाद जैन शीतलनाथ की मूर्ति को मगध लाया। और यहां से आपको कई बार परीक्षाओं में होगा कि कलिंग जीतने के बाद जैन शीतलनाथ की मूर्ति को कलिंग से मगध किस शासक ने लाया था, तो वो महापद्म नंद। कलिंग में इसने एक नहर खुदवाई और जिसका प्रमाण जो होता है वो हाथी गुम्फा अभिलेख से मिलता है। तो कलिंग में जो नहर खुदवाया था उसके प्रमाण की बात करें तो हाथी गुम्फा अभिलेख से मिलता है। घनानंद, अब इसके बाद जो अंतिम शासक घनानंद, मतलब नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद, हमें यहां से इसका अध्ययन करना है। और घनानंद के बारे में बात करें कि घनानंद एक प्रकार से बहुत ही आताताई, मतलब आक्रांता रूप, मतलब समझिए कि ऐसा शासक था कि वो अधिकतर अत्याचार करता था अपने प्रजा पर, बहुत ही अत्याचारी शासक था। तो इसके शासनकाल का अंत समझिए कि चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा इसको मार के और फिर मौर्य वंश का स्थापना किया जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य अपने आचार्य चाणक्य के सहयोग से इस पर विजय प्राप्त करता है और विजय प्राप्त करने के बाद ये यहाँ पर मौर्य वंश का स्थापना करेगा, चंद्रगुप्त करता है। घनानंद अंतिम शासक, यहां से भी प्रश्न पूछता कि नंद वंश का अंतिम शासक कौन? घनानंद। अब घनानंद जब मगध पर राज कर रहा था उसी समय सिकंदर का भारत में आगमन हो जाता है। तो ये मौर्य से पूर्व, मौर्य मतलब चंद्रगुप्त मौर्य का जो शासनकाल मौर्य वंश है, मौर्य वंश की स्थापना से पहले ही सिकंदर का आगमन होता है और यहीं से विदेशी आक्रमण शुरुआत हो जाते हैं भारत पर। तो सिकंदर का आगमन या मौर्य पूर्व विदेशी आक्रमण जो है, इसके बारे में हम इस वीडियो के आगे पढ़ेंगे। अब सिकंदर का आगमन इसके बाद में हमको पढ़ना है। तो आपको बता दें कि जो ये घनानंद था, घनानंद को किसी विदेशी आक्रमण या बाकी चीजों से उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता था कि आक्रमण करेगा या क्या करेगा। तो यहाँ पे जैसे आचार्य जो चाणक्य थे, चंद्रगुप्त मौर्य के आचार्य, उनको बहुत बेसिकली चिंता होती थी कि अगर जो हमारी तो लड़ाई घनानंद से है, घर में अंदर लड़ाई है, लेकिन जब बाहर से कोई एंट्री कर रहा होगा तो सबसे बड़ी बात ये हो जाएगी कि जैसे मान लीजिए कि हमारी लड़ाई तो अंदर ही था, बाहर से कोई एक व्यक्ति आता है तो सबसे पहले अंदर की लड़ाई को छोड़ो, पहले बाहर की लड़ाई से हमें निपटने की जरूरत है। और घनानंद ऐसा एक शासक था कि हमेशा समझिए कि मदिरापान किया हुआ, वस्त्र
कि उसको किसी चीज का प्रभाव पड़ने वाला नहीं, अपने मद में चूर, ऐसा इस प्रकार का शासक था। तो आचार्य चाणक्य के दिमाग में एक बात आता है कि किसी प्रकार से सिकंदर को मतलब रोकना होगा कि जिससे वो अपनी धरती पर मतलब आ ना पाए, क्योंकि वो अगर जो मगध में एंट्री कर जाता तो आगे समस्याएं बहुत ज्यादा जटिल हो जाती। तो इसके लिए उन्होंने कुछ थोड़ा सा उसके दिमागों में समझिए कि एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट डालना प्रयास किया, जिस प्रकार से उसका हम अध्ययन आगे करेंगे। जब सिकंदर का अध्ययन करेंगे तो उसके बारे में जब अध्ययन करेंगे तो विस्तार से हम उस पर चर्चा करेंगे। कुल मिला के यहाँ पे ये होता है कि सिकंदर का उसके दिमागी रूप से इस प्रकार से होता है कि सिकंदर बीमार पड़ जाता है, और बीमार पड़ने के कारण वो यहाँ से फिर वापस मतलब जाने की प्रक्रिया की, वहां से उसके सैनिक भागने लगते हैं और वहां से वो जाते हैं तो पता चलता है कि सिकंदर का भी वहां से लौटते समय भी उसकी मृत्यु हो जाती है। तो सिकंदर का आगमन और मौर्य पूर्व जो विदेशी आक्रमण है उसका इसके बाद हम अध्ययन करेंगे और विस्तार से अध्ययन करेंगे कि सिकंदर की इच्छा क्या थी, वो भारत पर आक्रमण क्यों करना चाहता था और उसको क्या हासिल होता है यहाँ से आक्रमण करने के लिए, और वो जब भारत आया तो किन किन राजाओं के साथ उसके युद्ध हुए, इस सब का अध्ययन हम इस वीडियो के बाद में, अब जो अगला वीडियो हमारा होगा उसमें हम अध्ययन करेंगे। तो हमें उम्मीद है कि आपको मजा आ रहा होगा हिस्ट्री का वीडियो जो आपको मिल रहा है। बहुत दिन बाद ये वीडियो हमारा आज अपलोड हो रहा है, तो हम चाहेंगे कि आगे अब जो वीडियो होंगे वो कंटिन्यू वीडियो बनाए जाएंगे। किसी कारणवश हम वीडियो नहीं बना पा रहे थे, तो अब आगे इसके वीडियो आपको मिलते रहेंगे और आप लग जाइए अपने तैयारी में और लगे रहिए, तैयारी करिए। इसके आगे हमारा जो ज्योग्राफी का वीडियो है वो भी वीडियो आना शुरू हो जाएगा और कंटिन्यू आपको वीडियो मिलते रहेंगे।